क्वांट सेक्शन और रीजनिंग वाले सेक्शन के बाद में अब समय आ गया है इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझने का। पिछले साल एसबीआई क्लर्क में कैसा बिहेव किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और यहां से ना इंग्लिश लैंग्वेज की प्लानिंग भी हम लोग कर लेंगे, जैसे क्वांट में किया, जैसे रीजनिंग में किया, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझेंगे और एग्जामिनेशन के पैटर्न को, एग्जामिनेशन के लेवल को, एग्जामिनेशन में सवाल पूछने के तरीके को अडेप्ट कर लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन में रिस्पॉन्ड करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा सर। बिल्कुल होगा। तो आपका काम बहुत आसान कर दिया है मैंने। पिछले साल के एनालिसिस आप सभी को देखने हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वांट सेक्शन का भी और रीजनिंग सेक्शन का भी, दोनों देख लीजिएगा। देन उसके बाद में इंग्लिश वाला भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये तो हो गए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के। इसके बाद में मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन का एनालिसिस भी करवाने वाला हूं। पिछले कुछ सालों में मेंस एग्जामिनेशन ने कैसा कुछ बिहेव किया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्वांट सेक्शन में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, सब कुछ हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको पिछले लगभग 3 सालों का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है उसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे और एक आइडिया लगाएंगे कि किस लेवल पे, किस तरीके से जो आपका कट ऑफ है वो बिहेव कर रहा है पिछले लगभग 2-3 सालों से। तो आज का ये सेशन अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट यहां से आप लगा सकते हो कि आपको कितना क्या कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमेशा की तरह कि कहां से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ना कुछ हिस्से कर लो इंग्लिश लैंग्वेज के भी, क्वांट के किए थे, रीजनिंग के किए थे ना, वैसे इंग्लिश के भी कर लो। आरसी वाला पूरा का पूरा हिस्सा अलग रखो, ग्रामर पार्ट अलग रखो और विदाउट जो ग्रामर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ज्यादातर आप अपनी नॉलेज पे करते हो, उन वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग रख लेते हैं हम लोग, है ना। 3 हिस्से कर लिए। सबसे जो पहला हिस्सा है ना वो है आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी वाला पार्ट। तो पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद में जो बाकी के टॉपिक्स है ना उनको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हर एक शिफ्ट में आपको आरसी नजर आएगा। तो एक बात तो पक्की है सर, 10 सवाल आरसी के पक्के हो गए हमारे। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये 8 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये क्या है, इस तरीके से क्यों लिखा है? सीधा सीधा 10 क्वेश्चन लिख देते ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही तो पूछे गए थे आरसी से। 10 क्वेश्चन आरसी से पूछे गए थे, लेकिन उन 10 क्वेश्चन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आरसी जो था वो आर्टिकल बेस्ड था या स्टोरी बेस्ड था, है ना। क्योंकि क्लर्क एग्जामिनेशन में कई बार हमें डाउट आ जाता है। पीओ में तो क्लियर है, वो तो स्टोरी बेस्ड की तरफ जाते भी नहीं है, लेकिन क्लर्क एग्जामिनेशन में कभी कभार ऐसा जरूर मिलेगा आपको कि आपके एग्जामिनेशन में ना स्टोरी बेस्ड आपसे आरसी पूछा गया है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में एक स्टोरी बेस्ड आरसी था, उसके बाद में आर्टिकल बेस्ड था। और ज्यादातर आरसी पता है किसके ऊपर आते हैं? डेटा के ऊपर बेस्ड आते हैं, किसी सर्वे के ऊपर बेस्ड आते हैं कि उस फलाना फलाना कंट्री में एक सर्वे किया गया था, उस फलाना फलाना कंट्री में सर्वे किया गया, उसमें इतने परसेंटेज लोग ऐसे हैं, उतने परसेंटेज लोग ऐसे हैं, और एआई ज्यादा जा रहा है, एआई के ऊपर बहुत सारे आजकल आरसी आने लग गए हैं। तो इस तरीके का डेटा के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आरसी में, जो आर्टिकल बेस्ड होता है। स्टोरी बेस्ड में तो स्टोरी पूछी जाएगी सीधी सीधी, किसी पर्सन की स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम थॉट हो सकती है, एक रैंडम नॉवल के टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसकी एक रफ इमेजिनेशन में। मतलब कोई भी स्टोरी जब आप सुनते हो, किसी भी स्टोरी, बचपन में जब आप स्टोरी सुना करते थे ना, तो आपके दिमाग में ना एक रफ इमेजिनेशन बनने स्टार्ट हो जाती थी कि अच्छा अच्छा एक नदी थी, उसके किनारे एक घर था, वहां पे एक बड़ा बुजुर्ग रहता था, उसका एक पोता था, वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया। तो एक इमेजिनेशन बनी ना आपके पास में कि एक नदी बह रही है, उसके पास में घर है ना, इस तरीके से। तो ऐसे सवाल, ऐसे स्टोरी पे अगर सवाल आता है आपके पास में, मजे हो जाएंगे आपके, क्योंकि यहां से रिलेट करना बहुत आसान है। एक बार स्टोरी पढ़ ली ना तो वो सारी की सारी स्टोरी जो है वो दिमाग में है। अब वहां से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछने वाला है तो उसके आंसर आपको डायरेक्टली पता है। तो यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है जब भी स्टोरी बेस्ड आता है। तो पहले शिफ्ट में तो था स्टोरी बेस्ड, यानी कि स्टोरी बेस्ड आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बाद में नहीं है सर, उसके बाद में एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, आर्टिकल बेस्ड ही रखेंगे हम ज्यादा से ज्यादा। तो मना नहीं है स्टोरी बेस्ड को, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है? आर्टिकल बेस्ड जो आरसीज होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, जो डेटा के ऊपर, सर्वेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, 3-3 पैराग्राफ मैक्सिमम आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। 8+2 ये क्या ब्रेकआउट किया हुआ है आपने, है ना। ये कैसे ब्रेक कर लिया आपने, कैसे तोड़ दिया आपने? मैंने ये ऐसे तोड़ दिया कि 8 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं डायरेक्टली आरसी से, जो आरसी को डायरेक्टली रिलेट करेंगे, डेटा को डायरेक्टली रिलेट करेगा। और जो 2 क्वेश्चन है ना आपके पास में, ये 2 क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी से, है ना। वो आपसे सिनोनिम पूछ सकते हैं, वो आपसे एंटोनिम पूछ सकते हैं। हमेशा और हमेशा, चाहे स्टोरी बेस्ड हो चाहे आर्टिकल बेस्ड हो, ये 2 सवाल आपके डेफिनेट एग्जामिनेशन में आते हैं लगभग हर एक शिफ्ट में, हर एक आरसी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ना वोकैब का टेस्ट हो जाता है कि आपने वोकैबुलरी कितनी अच्छी की हुई है। बहुत ऐसे डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत हैवी वोकैबुलरी का यूज तो नहीं किया जाता है, बट स्टिल आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग इन 8 सवालों को आपको टारगेट करना है
और इसके बाद में जब इन 2 सवालों में कॉन्फिडेंस है तो अटेम्प्ट करो, जबरदस्ती आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 7 से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको निकालने हैं आपके आरसी से। अगर 10 सवालों का आरसी आपके पास में आता है तो पिछले सालों ने कैसा दिया, रेडी हो जाओ इस तरीके से। गॉट इट। सेकंड हिस्सा वो है जिसमें ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ग्रामर जो होता है ना, वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहां पे फिक्स्ड है 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के। कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे देखो, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको 5 सवाल मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 5 सवाल मिलेंगे। एरर डिटेक्शन के आपके पास में 5 सवाल होंगे। सेंटेंस एक ही होता है, उस सेंटेंस को ब्रेक कर दिया जाता है 4 हिस्से में, 5 हिस्से में। 4 हिस्से में ब्रेक किया जाता है, 5वां तो नो एरर होता है आपका ऑप्शन, है ना। तो 4 हिस्से ABCD में उसको तोड़ दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन से हिस्से में एरर है, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ नहीं है एरर में जो कि पिछले सालों में पूछा गया हो या ऐसा कुछ जो आपको नहीं आता हो। सिंपल एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन थोड़ा ऑब्वियसली ग्रामर वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा इसमें, है ना। हेल्पिंग वर्ब वगैरह कहाँ पे लगती है ना, टेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, मॉडल्स का यूज किया जाएगा, तो उसमें आपको बढ़िया टेस्ट किया जाता है यहाँ पे, है ना। प्रीपोजिशन का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, आर्टिकल्स का सब कुछ आपको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है अच्छे से। 5 सवालों में अच्छे से ग्रामर का टेस्ट होता है। एक और हिस्सा आता है जिसमें आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होता है और वो होता है क्लोज टेस्ट। और अगर आप देखोगे ना तो क्लोज टेस्ट आपको लगभग हर एक शिफ्ट में देखो देखने को मिल रहा है, लगभग हर एक शिफ्ट में है, लास्ट शिफ्ट को छोड़ दो बस। तो 3-3 शिफ्ट में आपका क्लोज टेस्ट आ रहा है 5 सवालों का, मतलब वोकैबुलरी का टेस्ट आपका यहाँ पे भी हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्की वोकैबुलरी का यूज होता है, बहुत बड़ी बहुत हैवी वोकैबुलरी का यूज नहीं होता जो कि आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। वहां पे तो एनोनिम सिनोनिम सेंटेंस के इतने बड़े बड़े हैवी वर्ड्स होते हैं, सही कई बार तो रीडिंग में नहीं आते हमसे, वैसे नहीं पूछा जाएगा। डे टू डे लाइफ में जैसा आप यूज करते हो ना, लगभग उसी के आसपास के सारे वोकैब के वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्कोरिंग वाला जो हिस्सा होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, वो क्या होता है सबसे ज्यादा जहां पे स्कोर किया जा सकता है अच्छे से, वो ये है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। वर्ड स्वैपिंग में आप बहुत आराम से और बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। वर्ड स्वैपिंग परेशान नहीं करेगा आपको कभी भी। उन्हीं ऑप्शंस में तो यूज करना पड़ता है ना, बस ऑप्शंस में से यूज किया, वहां पे लिखे आपने वर्ड्स, देखा प्रॉपर सेंस दे रहा है क्या, हाँ जी प्रॉपर सेंस दे रहा है, हो गया आपका काम, है ना। इंग्लिश रीडिंग अगर आपकी अच्छी है ना तो वर्ड स्वैपिंग, स्पेलिंग एरर, यहां से सवाल कभी नहीं फंसते। ये स्कोरिंग हिस्सा होता है। ये 5-5 सवाल आपको लगभग हर एक शिफ्ट में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर चलो रिप्लेसमेंट का सवाल डाल दिया, यहाँ पे देखो फिर से वर्ड स्वैपिंग का सवाल डाल दिया 5 सवाल। तो ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्कोरिंग हिस्सा होता है। सबसे पहले आप आरसी कर सकते हो, देन उसके बाद में आरसी के बाद में ना आपको ये वाले टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, वर्ड स्वैप है, ये वाले ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। गॉट इट, हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद में जो पैराजंबल है या रीअरेंजमेंट वाले जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे के सारे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे लगभग हर एक शिफ्ट में। तो पहली शिफ्ट में एक रीअरेंजमेंट का पूरा 5 क्वेश्चन का सेट है, सेकंड में पूरा 5 क्वेश्चन का सेट है, थर्ड में यहाँ पे 5 क्वेश्चन का पूरा सेट है, और फोर्थ में आपके पास में पैराजंबल के नाम से दे दिया। यही है रीअरेंजमेंट पैराजंबल, एक ही बात है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से टाइप होता है देखो, एक टाइप ये होता है जिसमें ना एक ही सेंटेंस को ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे 4 आपके पास में सेंटेंसेस हैं, उसको रीअरेंज करो, अगली बार में अगेन 4 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे अलग अलग, उनको जोड़ना है। और कई बार आपका रीअरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि सेंटेंस एक ही है पूरा का पूरा 4, आपसे पूछा जाएगा कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे होगा और कौन फोर्थ पे होगा। इस वाली केस में ना सेंटेंसेस थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा बड़ा आपसे सेंटेंस पूछा जाता है, और जो छोटे वाले होते हैं ना उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको मर्ज करना होता है। दैट इज इट, प्रॉपर सेंस निकालना है, जोड़ना है, काम हो गया आपका, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पूरा का पूरा इंग्लिश जो है मेरे ख्याल से स्कोरिंग बनता है लास्ट के 2-3 सालों में। अगर आप देखोगे और भी एनालिसिस आप देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज ने ना किसी को परेशान किया नहीं है अभी तक, वोकैबुलरी को लेकर के या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज ने किसी को परेशान नहीं किया। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो उस चक्कर में थोड़ा सा जो गड़बड़ है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, नहीं तो ये पूरा का पूरा स्कोरिंग नजर आ रहा है भाई ठीक ठाक। अगर आपकी रीडिंग है ठीक ठाक, आपकी अंडरस्टैंडिंग है ठीक ठाक, आपने ग्रामर किया हुआ है, तो आप यहाँ से आराम से नंबर निकाल सकते हो 20+ आराम से 20 तक आप पहुंच सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो। सो ये था आपका पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक 10 सवालों का सेट पूरा का पूरा फिक्स्ड है, 5 सवाल लगभग रीअरेंजमेंट से फिक्स्ड है, 5 सवालों में स्पेलिंग एरर हो सकता है, वर्ड स्वैपिंग हो सकता है, 5 आपके एरर के जो हैं वो फिक्स्ड है यहाँ पे। गॉट इट। तो ये सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है आपके एग्जामिनेशन से पहले। दैट डज इट फॉर टुडे। इस सेशन में उम्मीद कर रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वांट रीजनिंग को भी समझ लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाना। इस सेशन को लाइक कर दो फटाफट से,
और चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं, वो सारी की सारी क्लासेस आपको देखनी है ना, एक बार विजिट कर लेना चैनल को भी। मेंस एग्जामिनेशन का रिव्यू भी हम करेंगे, मेंस एग्जामिनेशन का एनालिसिस भी करेंगे हम जल्दी ही आने वाले समय पे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है ना, वो सारा कुछ नेक्स्ट जो सेशन होगा ना उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।